नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आवारा मसीहा जीवनी को जारी रखते हुए प्रथम पर्व यानी अध्याय के तीसरे भाग को शुरू करेंगे। प्रथम पर्व का पहला और दूसरा भाग आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रथम पर्व का तीसरा भाग। नाना के इस परिवार में शरद के लिए अधिक दिन रहना संभव नहीं हो सका। उसके पिता न केवल स्वप्रदर्शी थे बल्कि उनमें कई और दोस्त थे। वे हुक्का पीते थे और बड़े होकर बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। उनकी शरारतों में वह सदा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते थे। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सज़ा मिलती तो वह चुपचाप उन्हें खाना दे आया करते थे। जब वह छूटते तो फूलों की माला तैयार करके उन्हें प्रसन्न कर देते थे। उनके बनाए कागज़ के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बड़े यत्न से वह स्लेट पेंसिल लेकर उन्हें सुंदर अक्षर लिखना सिखाते थे। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, यह बच्चे ही जानते हैं। तभी तो उनके लिए वह मरुस्थल में साधवल के समान थे। उनकी संवेदनशीलता अपरिसीम थी। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना। इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था, जैसे उसके तन मन दोनों को किसी ने खरीद लिया हो। उनका अपना उनके पास कुछ नहीं था। काशीनाथ में काशीनाथ भी तो घर जमाई होकर रहता है, उसे भी मानसिक सुख नहीं है। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता जैसे अचानक उसे किसी ने गर्म पानी के कड़ाहे में छोड़ दिया हो। मानो सब ने मिलकर सलाह करके उसकी देह को खरीद लिया हो। मानो अब यह उसकी अपनी नहीं रही। फिर भी किसी तरह दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दुर्घटना हो गई। केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी देवी टांगे में कहीं जा रही थी कि वह उलट गया। उनके काफ़ी चोट आई। बहुत प्रयत्न करने पर भी भागलपुर में ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टर ने कहा इन्हें कलकत्ता ले आइए। काफ़ी व्यवसाध्य बात थी और परिवार की आर्थिक स्थिति तब तक बिगड़ चुकी थी। भाई अलग अलग रहने लगे थे। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पत्नी और उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने पर अफवाह उठ खड़ा होने का डर रहता है। केदारनाथ करें तो क्या करें। एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया। कहा अब तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं है। देवानंदपुर जाकर कोई काम करने का प्रयत्न करो। मोतीलाल ने सुन लिया। भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया। कोई रास्ता नहीं था। शिकवा शिकायत करती भी तो किससे करती और कैसे करती। इसलिए शरद ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर आया है। देवानंदपुर लौट आया है।
लेकिन लौट आने से पूर्व उसका परिचय गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजुमदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था। इसके पीछे प्रतियोगिता के प्रति स्पर्धा का काफ़ी बड़ा इतिहास है। श्याम वर्ण स्वस्थ चेहरा, आजान बहू, मुख पर चेचक के सामान्य निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस। ऐसे राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता रामरत्न मजुमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए थे, लेकिन मतभेद हो जाने पर उन्हें त्यागपत्र देते देर न लगी। ठीक गांगुलियों के पास उनका घर था और आसपास की ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी मनमुटाव भी था। उस समय वहाँ घना वन था। माता पिता के अनुशासन से पीड़ित बालक इसी वन में शरण ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम यहाँ निरंतर चलता था। रामरत्न मजूमदार ने अपने 7 बेटों के लिए 7 कोठियाँ बनवाईं, लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसी बातें थीं जिनके लिए पुरातनपंथी बंगाली समाज उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सका। वे लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। मुसलमान बेरे से कांच के गिलास में पानी लेने और छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों में दर्शन का पुट देते थे। पिता की स्वाधीनचेता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में शरद की तरह वह भी पारंगत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की कामना करते थे। राजू के पास पैसे का बल था। पतंग का बढ़िया से बढ़िया सरंजाम जुटाने में उसे ज़रा भी कठिनाई नहीं हुई, लेकिन शरद के पास पैसा कहाँ से आया? उसके दल ने बोतल के कांच को मैदा की तरह पीसकर और उसने नाना उपक्रम मिलाकर मांझा तैयार किया। उस दिन शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही है। यह थी राजू की पतंग। अब द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। पेच पर पेच लड़े जाने लगे। दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो उठे। वह मारा, वह काटा का कर्णभेदी स्वर सबको डोलायमान करने लगा। सहसा लोगों ने देखा कि सफ़ेद पतंग कटकर इधर उधर लड़खड़ाती हुई धरती की ओर आ रही है। फिर क्या था? शरद के दल के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उधर राजू ने उसी क्षण पतंग का भी सरंजाम गंगा को अर्पित कर दिया। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर वह धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था। अमित साहस, अपूर्व प्रत्युत प्रश्नमति, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला। शरद की स्थिर
धीर और शांत बुद्धि अभिभावकों के दुर्ग की मोटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती रहती थी और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर हो उठता था। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को लांघकर दोनों किशोर एक हो गए। राजू, जो आयु में बड़ा था, शीघ्र ही शरद के सभी दुस्साहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। उन दोनों की मित्रता का एक और कारण था संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था। बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली होगी, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध कर रख सके? उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वह गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर देते हैं। आज हमने प्रथम पर्व के तृतीय भाग को पूर्ण किया है। मैं आपसे फिर मिलूँगी चौथे भाग को लेकर। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।